गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने जो है 11th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट किया था सेल, ठीक है। और कल हमने सेल की डेफिनेशन देखी थी, कुछ डिस्कवरीज देखी थी कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो किसने किया था सबसे पहले सेल को डिस्कवर? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट एनिमल सेल या अपन बोल सकते हैं लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। उसके बाद में हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी कि सेल थ्योरी वर प्रपोज्ड बाय श्लाइडन और श्वान, यानी दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज किया था, ठीक है। उसके बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया था, यानी सेल लिनिएज थ्योरी किसने प्रोड्यूस की थी? रुडोल्फ विर्चो ने। और उन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, ठीक है। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेल साइज, ठीक है, सेल का आमाप। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा सेल साइज, यानी कोशिका का आमाप, ठीक है, कोशिका का आमाप। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले बेटा वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को बेटा पीपीएलओ भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, ठीक है। और पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल है। सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है बेटा ये, ठीक है, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसका आमाप जो होता है वो होता है 0.3 म्यूएम, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 0.3 म्यूएम इन लेंथ, यानी इसकी लंबाई 0.3 म्यूएम होती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। हम बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं बेटा, जीवाणु की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जीवाणु का जो साइज होता है बेटा वो होता है 3 to 5 म्यूएम। जीवाणु का साइज कितना होता है? 3 to 5 म्यूएम, ठीक है। फिर हम बेटा एनिमल सेल की बात करते हैं। इन एनिमल, ठीक है, तो एनिमल सेल में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जंतु कोशिका, तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका किसकी है बेटा? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। किसकी कोशिका है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ठीक है, यानी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच 11 into 17 सेंटीमीटर की होती है ये, ओके। फिर अपन बात करते हैं सबसे लंबी जंतु कोशिका। सबसे लंबी जंतु कोशिका, ठीक है। तो सबसे लंबी जंतु कोशिका किसकी होती है बेटा? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। और ये होती है अप टू 1 मीटर, लगभग 1 मीटर की होती है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और सबसे लंबी जंतु कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। अब अपन प्लांट्स की बात करते हैं बेटा।
ओके, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका, ठीक है, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? एसिटाबुलेरिया की कोशिका। एसिटाबुलेरिया। और एसिटाबुलेरिया जो होता है बेटा एक प्रकार का हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। और सबसे लंबी पादप कोशिका की अगर अपन बात करते हैं तो रेमी के तंतु, ठीक है, रेमी के तंतु ये जो होते हैं ये सबसे लंबी पादप कोशिकाएं होती है और ये होती है अप टू 55 सेंटीमीटर। इनका जो साइज होता है वो कितना होता है? अप टू 65 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को? अब बेटा अपन बात करते हैं लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन की, कि मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। ह्यूमंस की अगर अपन बात करें मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव के अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका होती है बेटा वो कौन सी कोशिका होती है? ओवा की कोशिका, यानी अंडक की कोशिका, ठीक है। और मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है स्पर्म की कोशिका, यानी शुक्राणु की कोशिका। क्लियर है? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये है बेटा सेल साइज, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु की कोशिका होती है 3 to 5 म्यूएम, ठीक है। सबसे बड़ी जंतु कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सबसे लंबी जंतु कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया जो एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, हरा शैवाल है। सबसे लंबी पादप कोशिका है रेमी के तंतु। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवा की, और मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है बेटा स्पर्म की, यानी शुक्राणु की, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं सेल शेप की। सेल शेप यानी कोशिका का आकार। कोशिका के आकार की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो हम बात करते हैं आरबीसी, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार होता है बेटा वो होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव। ठीक है, कैसा आकार होता है इसका? राउंड होता है और बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर अपन बात करते हैं तो ये अनियमित आकार की होती है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ये अमीबॉइड होती है, यानी अमीबा के जैसी होती है, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ठीक है। अगर हम एपिथेलियल उपकला ऊतक की बात करते हैं, अगर हम उपकला ऊतक की अगर अपन बात करते हैं तो उनका आकार होता है वो होती है लंबी और सक्रिय। ठीक है। उसके बाद अगर हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, तो तंत्रिका कोशिका होती है शाखित व लंबी।
तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? शाखित होती है और लंबी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रैकिड्स की, ट्रैकिड बेटा किसका प्रकार है? जाइलम का। ठीक है, जाइलम जो होता है उसके 4 भाग होते हैं बेटा, जिसमें से ट्रैकिड एक भाग होता है। ठीक है, जो वाटर के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, वाटर के कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ट्रैकिड जो होता है बेटा दीर्घित होता है। इसकी जो कोशिका का आकार होता है वो होता है दीर्घित यानी एलोंगेटेड। ठीक है, और अगर अपन मीजोफिल सेल की बात करते हैं यानी पर्णमध्योतक कोशिका की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आकार होता है वो होता है बेटा राउंड एंड ओवल, यानी गोलाकार व अंडाकार। तो ये आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ सेल शेप भी दे रखी थी, वो भी आज हमने यहां पर पढ़ ली है। यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, तो ये सेल साइज हमने पढ़ लिया है, सेल शेप हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, उतार लीजिए आप इसको फटाफट से। ठीक है, ओके। अब बेटा हम जो है अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। किसकी संरचना पढ़ने वाले हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक डायग्राम भी बनाते हैं यहां पर। तो हमने बनाया बेटा एक डायग्राम। ये हमने बना दिया बेटा डायग्राम। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसकी संरचना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, वो बाहरी लेयर, ये वाली जो बाहरी लेयर है ये कहलाती है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाएगी? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये जो सबसे बाहरी परत है ये क्या कहलाती है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। और ये किसकी बनी हुई होती है? ये ओलिगोसैकेराइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होगी? ओलिगोसैकेराइड की। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतली है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। ठीक है, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक मोटी परत है तब उसको हम बोलते हैं बेटा कैप्सूल। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल अपन ने बनाई है यहाँ पे, और इसकी जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। और किसकी बनी हुई होती है? ओलिगोसैकेराइड की। ठीक है, अगर ये पतली है तो ये क्या बोलेंगे? इसको स्लाइम लेयर। और अगर ये मोटी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कैप्सूल। क्लियर है यहाँ तक? फिर अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, ये होती है बेटा कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं? कोशिका
भित्ति, और कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होगी? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अंदर वाली लेयर। ये अंदर वाली लेयर बेटा कहलाती है कोशिका झिल्ली। अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका जो झिल्ली है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की, यानी लिपिड द्विपर्तीय, यानी यहां पर लिपिड की कितनी परत पाई जाती है? 2 परत पाई जाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकन एक प्रकार का हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। मैं यहां पे लिख ही देता हूं, ये एक प्रकार का क्या है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मतलब बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जब अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब इनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। अब आप देख रहे हैं बेटा, ये जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर की तरफ से क्या हो गई है? फोल्ड हो गई है ना। ये कोशिका झिल्ली क्या है? अंदर फोल्ड हो रही है। ठीक है, इस फोल्ड पार्ट को अपन बोलते हैं बेटा मीजोसोम। ये जो फोल्ड पार्ट है इसको क्या कहते हैं? मीजोसोम। ठीक है, और इस मीजोसोम के बेटा 2 काम होते हैं। इस मीजोसोम के 2 काम होते हैं। एक तो ये करता है कोशिका विभाजन, एक तो किस में मदद करता है? कोशिका विभाजन में। ठीक है, और एक मदद करता है बेटा श्वसन में। तो श्वसन संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मीजोसोम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हम यहां पर एक वृत्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया है अपन ने। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? वृत्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए। क्या है ये? वृत्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए, और इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल में डीएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। बैक्टीरिया में क्या होता है? डीएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इसलिए इसको केंद्रक नहीं बोल के इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया में इस वृत्ताकार द्विरज्जुकी डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा भी क्या होगा? एक एक्स्ट्रा डीएनए मिलेगा। ठीक है, इस एक्स्ट्रा डीएनए को अपन नाम देते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या नाम देते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या है बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, यानी मतलब खुद के डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है। उस एक्स्ट्रा डीएनए को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं, जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, फिर अंदर बात करें तो इसमें बैक्टीरिया में तो बेटा इसके अंदर ये है राइबोसोम। ये क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से प्रकार के हैं? यहाँ पर राइबोसोम है यहाँ पर 70S टाइप के, यानी यहाँ पर राइबोसोम कौन से टाइप के हैं? 70S टाइप के। ठीक है, 70S और 80S 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? जब अपन राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का जो फंक्शन होगा वो क्या होता है बेटा? प्रोटीन संश्लेषण का होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके अंदर होता है बेटा ये कोशिका द्रव्य।
जो ये फ्लूइड भरा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहां पर एक संरचना निकली होती है, एक संरचना निकली हुई होती है इस तरीके से, ठीक है। ये जो संरचना है ये कहलाती है बेटा कशाब। ये क्या कहलाती है? कशाब। और कशाब जो है किस में मदद करते हैं? लोकोमोशन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? लोकोमोशन में, यानी गति प्रदान करते हैं। इनका काम क्या होता है? गति प्रदान करना, ठीक है। और फिर इस बैक्टीरिया के अंदर बेटा छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है। इनको बोलते हैं अपन पिलाई, जो रिप्रोडक्शन में मदद करेगी आपकी। इनको क्या बोलते हैं? पिलाई कहते हैं, ठीक है। तो ये है किसकी संरचना? ये है आपके बैक्टीरिया की संरचना। इसका अगर अपन देखें कि किसकी संरचना है, ये है जीवाणु कोशिका की संरचना। किसकी संरचना है ये? जीवाणु कोशिका की संरचना, ठीक है। बनाओ इसको फटाफट से। ये है जीवाणु कोशिका की संरचना। बना लिया है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा। ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया की संरचना हमने यहां पर बनाई है। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके। अब बेटा अपन बनाने वाले हैं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। और यूकैरियोटिक कोशिका में बेटा अपन दो कोशिकाओं की संरचना पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्लांट की और एक पढ़ेंगे एनिमल की, ठीक है। एक तो संरचना किसकी पढ़ेंगे? प्लांट की, और एक पढ़ेंगे एनिमल की। तो अपन सबसे पहले बनाने वाले हैं बेटा प्लांट सेल। सबसे पहले कौन सी सेल बनाने वाले हैं? प्लांट सेल। तो ये हमने बना दिया एक प्लांट सेल। ओके, ये क्या है बेटा? प्लांट सेल है ना। इसके जो सबसे बाहरी परत है ये वाली, ये कहलाती है बेटा कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका भित्ति, ठीक है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? प्लांट्स में सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। यहां तक समझ में आया। फिर ये जो आंतरिक परत है ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? लिपिड द्विपर्तीय की, यानी लिपिड बाइलेयर की। बनी होती है लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। फिर इसके अंदर बेटा एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं रिक्तिका, जो सेल का लगभग बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर लेती है, ठीक है। ये है रिक्तिका।
ठीक है, ये क्या है बेटा? रिक्तिका। ओके, अब रिक्तिका की ये जो परत है, सबसे बाहरी जो परत है, रिक्तिका की सबसे बाहरी परत है, ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। रिक्तिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। और रिक्तिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन कोशिका रस। ठीक है, रिक्तिका की सबसे बाहरी परत तो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। और रिक्तिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं कोशिका रस। और रिक्तिका का काम क्या होता है? रिक्तिका कोशिका की परासरनता को बनाए रखती है। यह कोशिका की परासरनता को बनाए रखती है। ठीक है, कि कब स्टोमेटा ओपन होना है, कब स्टोमेटा क्लोज होना है। ठीक है, अब बेटा ये जो हम बना रहे हैं ये संरचना, ये है केंद्रक। रिक्तिका की वजह से केंद्रक कहाँ आ जाता है? परिधि की ओर आ जाता है। रिक्तिका की वजह से केंद्रक कहाँ आ जाता है? परिधि की ओर आ जाता है। तो ये होता है केंद्रक, ये इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ, ये है केंद्रिका, और ये होते हैं बेटा राइबोसोम। ठीक है, तो देखो ये है केंद्रक, ये तो क्या होता है? केंद्रक। ये होता है बेटा खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, क्योंकि इसके ऊपर क्या उपस्थित है बेटा? राइबोसोम उपस्थित है। ठीक है, क्या उपस्थित है? इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। ठीक है, और ये हमने बनाई है बेटा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये क्या है? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। क्यों? क्योंकि इस पर राइबोसोम जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इस पर राइबोसोम क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, फिर बेटा हमने यहां पर हमने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह। यह है बेटा पावर हाउस ऑफ दी सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने बेटा यहां पे बनाया है प्लास्टिड। देखो ये क्या है? प्लास्टिड। ठीक है, ये बनाया हमने प्लास्टिड। ओके, अब प्लास्टिड बेटा प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। और प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है बेटा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के यहां पे आपको प्लास्टिड देखने को मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, फिर यहां पर ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा गोल्जी काय। इसको क्या बोलते हैं?
गोल्जी काय। लेकिन अगर अपन पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में गोल्जी काय को कहा जाता है डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, फिर बेटा हम यहां पे बना रहे हैं राइबोसोम। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम कौन से प्रकार के होते हैं? यहां पर 80S प्रकार के। यहां पर राइबोसोम कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? 80S प्रकार के पाए जाते हैं। फिर हम यहां पे बना रहे हैं बेटा लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम। ठीक है, और ये हो गया बेटा इसका कोशिका द्रव्य। ये सारे के सारे जो पदार्थ है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? कोशिका द्रव्य में। तो ये हो गया कोशिका द्रव्य। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है ये? प्लांट सेल की। तो ये है बेटा प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पादप कोशिका। ठीक है, तो ये हमने पादप कोशिका को डिटेल में पढ़ लिया है। ओके, बना लो डायग्राम। अब जो कल की क्लास होगी बेटा हमारी, उसके अंदर हम जंतु कोशिका को पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। उसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वो कल की क्लास में होगा बेटा ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज अपने डायग्राम्स ही बनाए हैं, डायग्राम्स के थ्रू ही क्लियर किया है। ओके, तो कल मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।